हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रशिया यूक्रेन वार जो बहुत ही चर्चित टॉपिक है इस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी वार के पीछे बहुत लॉन्ग रीजंस होते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। वो हैं, पहला, दोनों देशों का हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसके रीजन हैं वो डिस्कस करेंगे। इस संकट पर भारत का रुख क्या है वो डिस्कस करेंगे, और रूस यूक्रेन में वर्तमान स्थिति क्या है उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर दोनों देशों का इतिहास देखा जाए तो बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी, उससे पहले यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1922 में यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी सोवियत समाजवादी गणराज्यों का एक संघ है, जिसमें टोटल ये 15 कंट्रीज है इंक्लूडिंग रशिया। जैसा आप इस मैप में देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा कंट्री है रशिया जो रेड कलर में दिख रहा है। उसके बाद में अदर कलर्स में जो दिख रहे हैं वो इससे अलग हुए कंट्रीज हैं। जो 14 देश अलग हुए थे वो कंट्रीज हैं। ठीक है, उसमें था एक यूक्रेन। जैसा आप इसमें मैप में देख पा रहे हैं, ये यूक्रेन का मैप है। इसके जो एरो इंडिकेट कर रहे हैं वो रशिया का एरिया है। ठीक है, तो यूक्रेन उस समय, अगर यूक्रेन की बात किया जाए तो यूएसएसआर में रशिया के बाद सबसे बड़ा सोवियत गणराज्य था, रशिया के बाद। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये रशिया का एरिया है, और इसके नीचे देखोगे तो आप, ये ब्लैक सी है, ये वाला सी ऑफ ओजोव है, ओजोव सागर है, और ये वाला क्या है, क्रीमिया है। अब ये क्रीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो दोनों, एक प्रायद्वीप है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऐसा आपको पता है, जो भी समुद्र से घिरा हुआ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रणनीतिक रूप से भी इंपॉर्टेंट होते हैं और सामरिक रूप से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख पाओगे ये इसकी की राजधानी है। ये दो, लुहांस्क और डोनेस्क, ये दो क्षेत्र हैं जो, जिसका 1/3 पार्ट है वो सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादी लोगों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा। फ्रेंड्स, अगर कारण देखा जाए तो जब यूएसएसआर जो टोटल 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, जब इसका विभाजन हुआ तो रशिया इंक्लूडिंग 14 अदर कंट्रीज में ये बट गया था। कब? 1991 में। तो उस समय, ये आप जो ब्लू कलर में देख रहे हो ये यूक्रेन है, और जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड है, जो यूएसएसआर से अलग हुए थे। इन जो चारों कंट्रीज जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये ऑलरेडी नेटो के सदस्य बन चुके हैं। अब नेटो क्या है? नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 30 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है, जिसमें 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, यूएस और कनाडा। ठीक है, तो ये मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या है? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बना था 1949 में, और इसका मेन उद्देश्य है सिक्योरिटी को लेके, अपने कंट्री की सिक्योरिटी को लेके है। अगर कोई कंट्री, मान लो कोई दूसरी कंट्री इस नेटो कंट्री में, किसी भी कंट्री पे, जो टोटल 30 कंट्रीज हैं इसमें किसी भी एक कंट्री पे अगर अटैक करता है, तो नेटो क्या समझेगा कि ये सभी 30 के 30 कंट्रीज पे अटैक समझेगा, और ये 30 के 30 कंट्रीज मिलके उस अटैक का सामना करेंगे। इसी वजह से यूक्रेन क्या चाह रहा है कि काश मैं भी नेटो में शामिल हो जाऊं, ताकि मुझे भी कोई सिक्योरिटी टेंशन ना रहे। लेकिन रशिया इसका अपोज क्यों कर रहा है? ये भी तो है, रशिया इसका अपोज क्यों कर रहा है? जैसा आप देख पा रहे हैं, हम कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि उसका दुश्मन उसके बॉर्डर पे आके बैठ जाए, ये कोई भी कंट्री नहीं चाहता। तो आप इसमें देखोगे ये 2 कंट्रीज ऑलरेडी नेटो के सदस्य बन चुके हैं। अगर ये यूक्रेन भी इसमें शामिल हो जाए तो फिर ये वाला एरिया भी हो जाएगा। अभी ये जॉर्जिया है, ये भी चाह रहा है कि मैं भी नेटो में शामिल हो जाऊं। ठीक है, एक ये है बेलारूस, ये रूस का भी दोस्त है, ये नेटो में शामिल नहीं होना चाह रहा, तो इसको रशिया से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूक्रेन क्या चाह रहा है कि मैं नेटो में शामिल हो जाऊं, और इधर जॉर्जिया भी चाह रहा है। अगर मान लो ये दोनों देश भी अगर नेटो में शामिल हो जाएगा तो नेटो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके रशिया पे हावी हो जाएगा। यानी ये अमेरिका की चाल है कि मैं यूक्रेन में कैसे भी प्रभाव बना लूं अपना,
कैसे भी जॉर्जिया में प्रभाव बना लो ताकि हम रशिया पे कंट्रोल रख सके। ठीक है, तो यूएस और यूरोपियन यूनियन क्या कर रहे हैं, ये यूक्रेन को रशिया से दूर रख रहे हैं ताकि अपना प्रभुत्व यहाँ बना सके। अभी आप देख पा रहे हो यूक्रेन है एक बफर जोन है इनके बीच में, किनके बीच में, पश्चिमी देश और रशिया के बीच में यूक्रेन क्या है, बफर जोन है। देखो बेलारूस ऑलरेडी इसका दोस्त है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नेटो का में शामिल नहीं होता है तो नेटो से रशिया को कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अगर ये जॉर्जिया शामिल हो जाएगा तो सेम जो आज यूक्रेन में चल रहा है कल जॉर्जिया में चलेगा। तो रशिया चाहता है कि नेटो कभी भी ईस्ट की ओर एक्सपेंशन ना करे, यानी पूर्व की ओर ना आए। ये बात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि नेटो ने कहा था कि हम ईस्ट की ओर एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये बात बता रहे हैं कि 1991 के पहले की है, जब 1991 में इसका विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो ऑलरेडी देखो इसके 4 देशों ने नेटो की सदस्यता ले ली है। तो इस चीज को लेके पुतिन बहुत नाराज है और ये अमेरिका को बोल रहे हैं कि आप मुझे आश्वासन दीजिए कि यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, ये आप मुझे आश्वासन दीजिए। ठीक है, तो मेन रीजन है यहाँ रशिया यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता और यूक्रेन क्या चाह रहा है, मैं नेटो में शामिल हो जाऊं, यही मेन रीजन है यहाँ। और अगर अब दूसरे रीजन देखे जाए तो 2014 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। कौन? विक्टर यानुकोविच, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। ये बहुत कुख्यात हो गए थे, मतलब थोड़ा बदनाम हो गए थे। इनको इन पे जो रसिया की ओर झुके होने का आरोप लगाया गया था, ये सब हुआ था। तो ये क्यों लगाया गया था? क्योंकि रसिया ने इन पे दबाव बनाया था कि आप जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो व्यापार समझौता है उसको अस्वीकार कर दीजिए। तो इस पे बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए। उसके बाद में इन्हें इस रूस के सामने झुकना पड़ा और इन्होंने क्या किया, जो यूरोपीय यूनियन के साथ जो व्यापार समझौता था कई वर्षों से चल रहा था, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। तब इनके खिलाफ विद्रोह हो गया, पूरे यूक्रेन में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। आप देखो कि इसकी राजधानी कीव में बहुत विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद में इनकी पार्लियामेंट में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, तो उसके बहुत सारे लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिए और इन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब इन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो रशिया ने देखा कि अब तो ये पूरा यूक्रेन पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर झुक रहा है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो क्रीमिया देख पा रहे हैं रेड कलर में, इस क्रीमिया को इन्होंने कब्जा लिया और यहाँ पे थोड़े दिनों बाद में जनमत संग्रह कराया जिसमें 97% लोगों ने चाहा कि हम रशिया में शामिल होना चाहते हैं। तो ये जो क्रीमिया पार्ट है ये रशिया में शामिल हो गया 2014 में। ठीक है, इसका मैंने बताया था जो 2 क्षेत्र है लुहांस्क और डोनेस्क, इनका 1/3 पार्ट है जिसे डोनबेस बोला जाता है। इस एरिया में क्या है, अलगावादी यानी ये लोग चाहते हैं कि हम यूक्रेन से अलग रहें। और अभी हाल ही में क्या किया, जो रूस की संसद है उसने इनको अलग देश की मान्यता दे दी। तो ये भी एक रीजन है इस वार का। आप देख पा रहे हो इसमें आप जो टैंक्स देख पा रहे हैं, मिलिट्री पर्सन देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, अभी रशिया ने क्या किया, बेलारूस से की साइड से अपना ये एरिया है और यहाँ क्रीमिया की साइड से तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है और धीरे धीरे अपनी सेना पूरी यूक्रेन के अंदर शहरों में घुस रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेनली रीजन क्या हुआ, एक रशिया ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने। दूसरा ये क्रीमिया वाला इश्यू चल रहा है और डोनेस्क और लुहांस्क वाला जो अलगाववादी क्षेत्र है जिसको इन्होंने स्वतंत्र देश की मान्यता दी है रशिया ने, ये एक रीजन है। अगर हम आगे देखेंगे तो इसमें भारत का क्या रोल है। देखो अभी भारत में संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी सदस्य हैं जिनका नाम है टी एस त्रिमूर्ति, इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने क्या कहा कि भारत का अभी जो मेन लक्ष्य क्या है कि जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उनको तत्काल निकासी, जैसा भी भारत जिस प्रकार से भी निकाल सकता है वो करेगा। उसके बाद में इन्होंने कहा कि अगर ये दोनों देशों जो वार चल रहा है इसको लेकर इन्होंने कहा कि भारत किसी की तरफ नहीं है, ना भारत रशिया की तरफ है ना भारत यूक्रेन की तरफ है। अगर ये दोनों देश चाहते हैं तो इनके पास कूटनीतिक रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जिससे कि युद्ध खत्म हो जाए। ठीक है, तो भारत का यही इसमें रुक रहा है।
और भारत ने क्या किया है, भारत ने यूक्रेन के खिलाफ जो रूसी हमले की निंदा वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को में भी मतदान नहीं किया। ये मतदान से भी भारत क्या है, दूर रहा है। इसके बहुत रीजन है, वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आज की स्थिति देखी जाए रशिया और यूक्रेन में, तो जो आप ये रेड एरो देख रहे हैं, तो यह चारों ओर से रशियन आर्मी, रशियन एयरफोर्स यानी रशियन मिलिट्री ने यूक्रेन को घेर लिया है। क्रीमिया ऑलरेडी रशिया के क्षेत्र के पास था, रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा था। ये डोनेस्क और लुहांस्क का क्षेत्र है, ऑलरेडी इन्होंने स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ मिलिट्री अभी क्या कर रही है, कीव और खार्किव में प्रवेश कर रही है। लगातार यहाँ अटैक होते जा रहे हैं कीव और खार्किव में। ठीक है, जैसा आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, ये मिसाइल अटैक है रशिया के द्वारा यूक्रेन में। यहाँ देख रहे हो लगातार फायरिंग चल रही है, ये आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा नुकसान यूक्रेन में हो रहा है। ये दुनिया भर के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि प्लीज स्टॉप बॉम्बिंग यूक्रेन। ये रूस से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज आप बॉम्बिंग मत करिए यूक्रेन में। अगर अभी की वर्तमान की स्थिति देखोगे, तो देखो रशियन जो आर्मी है, टैंक्स हैं, वो रशिया के शहरों में प्रवेश कर चुके हैं। अभी खार्किव पे लगातार अटैक हो रहे हैं और कीव को चारों ओर से घेर लिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रशिया क्यों नहीं जीत पा रहा, अभी तक इतने दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए, अभी तक जीत क्यों नहीं पा रहा। देखो, रशिया ने काफी एरिया इसका ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन जीत नहीं पा रहा। इसका जवाब मेरा ये होगा कि ये जल्दी होगी। कि जीत क्यों नहीं पा रहा, ये बात करना थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि किसी भी युद्ध के पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि रशिया चाहा पूरी पब्लिक को, सिविल पब्लिक को मार दिया और फिर ऑक्यूपाई कर लिया। किसी भी इस युद्ध का मेन टारगेट क्या होता है कि मिलिट्री, इसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको डिस्ट्रॉय करना, इसके जो इकोनॉमिक एरियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। यानी कि कुल मिला के दुश्मन को कमजोर करना युद्ध का लक्ष्य होता है, नहीं कि दुश्मन देश के सिविल पब्लिक को मारना। इसलिए रशिया बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, अब देख पा रहे हो ये कीव और खार्किव है, इसको चारों ओर से भी सेना ने घेर रखा है। अब एक दो वीडियो मैं दिखाता हूँ जो बहुत ही अच्छे वीडियोज हैं, जो यूक्रेन की पब्लिक के हैं। तो पहला वीडियो आप देखोगे, इस वीडियो में देखोगे तो आप देख रहे हो कि यूक्रेन की जो पब्लिक है सड़कों पे रशियन टैंक्स के सामने खड़ी हो गई कि आप मेरे देश पे अटैक मत करिए। अब देखो यहाँ अगर आप करेंगे, रशिया क्यों नहीं जीत पा रहा। अगर रशिया चाहता तो क्या इस पब्लिक को मार देता, ऐसा नहीं है। वार में सिविल पब्लिक को मारने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये पूरे दे देखो, पूरी पब्लिक टैंक्स के सामने खड़ी है। इसी प्रकार सेकंड वीडियो में देखोगे तो यहाँ देखो टैंक के ऊपर चढ़ गया और टैंक के सामने आ गया बंदा, यूक्रेनियन पब्लिक है ये बोल रहे हैं कि मेरे देश पे आप अटैक मत करिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी भी कोई वार ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री के बल पे जीता जाता है। हर वार के पीछे अगर पूरे कंट्री के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब देश पे कोई संकट हो तो सारे खड़े हो। जैसा आप यहाँ अभी देख रहे हो यूक्रेन के लोगों में, अभी यूक्रेन के पास सिर्फ मनोबल के अलावा ज्यादा कुछ पावर नहीं है कि वो रशिया से लड़ सके। उसके पास सिर्फ मनोबल है, उसकी पब्लिक उसके साथ है। दैट्स वाई यूक्रेन अभी भी युद्ध में डटा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं। देखो, आप देखोगे तो रशियन जो रूबल है वो अभी डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गिर गई है। रशिया पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसका। रशियन जो रूबल है अभी डॉलर के कंपैरिजन में $1 108 रूबल के बराबर हो चुकी है। ठीक है, और मेन है कि रशिया पूरे यूरोपियन कंट्रीज, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज को गैस सप्लाई कर रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वैसे जैसे यूरोपियन यूनियन है एंड नेटो कंट्रीज, इन्होंने ऑलरेडी प्रतिबंध लगा दिया रशिया पे। अगर ये गैस की सप्लाई अगर यूरोप में नहीं होगी तो यूरोप के कंट्रीज क्या होंगे, दूसरे देशों में डिपेंड हो जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री से मंगाएंगे जिन पे भारत ऑलरेडी डिपेंड है। तो हमारे यहाँ भी इस वार का बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। यहाँ भी गैस, बहुत चीजें महंगी हो जाएंगी। जैसे हम यूक्रेन से अभी जो खाने के तेल है, खाद्य तेल से हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो भी महंगे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वार से पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा, न कि किसी एक कंट्री को नुकसान होगा। हाँ, एक कंट्री को कुछ ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन वार किसी भी कंट्री को अछूता नहीं छोड़ता है। यानी वार से सफर पूरे कंट्रीज होते हैं।
ठीक है, जैसा कि महमूद डोरविश ने कहा था कि वार तो खत्म हो जाएगा और नेता क्या करेंगे? जो लीडर हैं, वो शेक हैंड करेंगे, हाथ मिला लेंगे, लेकिन लॉस किसको होगा? जैसे एक बूढ़ी माँ अपने शहीद बेटे का इंतज़ार कर रही होगी, एक वाइफ अपने बिलव्ड हस्बैंड का वेट कर रही होंगी और बच्चे अपने हीरोइक फादर का वेट कर रहे होंगे। लेकिन लीडर्स क्या करेंगे? वो शेक हैंड करेंगे। तो इन माँ-बेटी और इनको क्या पता, इस पब्लिक को क्या पता कि किसने हमारी ज़मीन ऑक्यूपाई की है, लेकिन इन्हें ये ज़रूर पता है कि इसका पे किसी और को करना पड़ रहा है। यानी ये वार खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका जो भुगतान है, वो किसी और को करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।